आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। भाई लोगों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11 का चैप्टर 5, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। अगर आपको भी भाई लोग इतिहास को पढ़ने से ज़्यादा सुनने में मजा आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे शुरुआत कर, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जाके जरूर देखें। तो इसकी शुरुआत हम एक वर्ड के साथ करते हैं जिसका नाम है बर्बर। बर्बर ऐसे व्यक्तियों को बोला जाता था जो बोलने सोचने में असमर्थ थे, और जो रोमन वासी थे ना, इसका उपयोग इस वर्ड का वो जर्मन जनजातियों के लिए करा करते थे। जो मंगोलों के स्रोत, मतलब हमें मंगोलों के बारे में कैसे पता चला, तो 18वीं और 19वीं सदी में कुछ पुस्तकें, कुछ ऐसी चीजें जो चीनी, मंगोली, फ्रांसी, अरबी भाषा में मिली, उससे हमें पता चला। तो नीचे एक टॉपिक दे के रखा है जिस पे लिख के रखा है बुखारा पर विजय। बुखारा पर विजय का मतलब ये 13वीं शताब्दी में जो एक फ्रांसीसी इतिहासकार थे जिनका नाम जुवेती था, उन्होंने एक बात लिखी कि चंगेज खान जब नगर पर विजय कर लिया था तो एक मैदान में आए और उन्होंने कहा कि सबको संबोधित करते, मतलब स्पीच देते हुए बोला कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। अगर तुम सबने पाप नहीं करे होते तो ईश्वर मुझे पैदा ही नहीं करता, और जो तुम में से ज्यादा समृद्ध है उन्होंने ज्यादा पाप किया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक। तो उसमें हुआ क्या, देखो मंगोल में कैसे तरह के 2 तरीके के लोग रहते हैं खासकर, एक तो पशुपालक और शिकारी। तो जो पशुपालन में क्या होता है, खासकर घोड़े, भेड़ों और पशु, ऐसे लोग पशुओं का पालन हुआ करता है खासकर। और शिकारी का मतलब ये होता है जो जानवरों का शिकार जाके जंगलों में करते हैं, उसका मांस वास जो भी है वो सब बेच देते हैं जाके बाजारों में और पैसे कमाते हैं, बस ऐसे। और उसके फिर बताया गया है कि मंगोलों का भूगोल कैसा, मतलब मंगोलिया का भूगोल कैसा, मतलब क्या क्या था वहाँ, उसके स्थिति, मतलब उसके सामने बिल्कुल एक विशाल लहरेदार मैदान था। फिर उसके उत्तर और पश्चिमी भाग में ओनोन नदी और सेलेना नदी थी, और फिर उसके पश्चिम भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां थी। उसके बाद दक्षिण में मरुस्थल थे। उसके बाद वहाँ जो मैंने जैसे बताया आप सबको कि 2 तरीके के लोग रहते, एक तो शिकारी और दूसरे पशुपालक। वो मिलजुल के रहा करते थे, और जगह को साइबेरिया कहा जाता। तो उस समय जो ये दोनों लोग थे ना, उनमें से समृद्ध की बात करें तो पशुपालक जो लोग थे वो ज्यादा समृद्ध थे, और शिकारी लोग थोड़े गरीब थे। क्योंकि गरीब इसलिए थे क्योंकि उनके पास खुद के पशु नहीं थे, और वो भी अपना जो जीविका है ऐसे चलाते, जंगल में जाके किसी जानवर को मारा बेच दिया। और इसी वजह से वहाँ शहरीपन पनप ही नहीं पाए, क्योंकि वहाँ कोई आर्थिक गतिविधि हुआ ही नहीं करती खासकर, क्योंकि जितना भी पढ़ रहे हैं सब पालन के बारे में। इसकी वजह से जो मंगोल के लोग रहते कहाँ थे, ये लोग देखो तंबुओं में रहा करते हैं खासकर। और पशुधन और धन, वहाँ जैसे हमने चैप्टर को पढ़ा और इससे पता चला कि वहाँ धन मतलब मुद्रा तो थी नहीं, वहाँ तो पशुधन था। मतलब पशु को धन माना जाता, मतलब अगर मेरे पास पशु है तो वो धन है, उसे मैं बेच के कुछ खरीद भी सकता हूँ बस। और उस समय धनी परिवार, मतलब अमीर परिवार को कैसे देखा, मतलब अमीर परिवार कैसे होते, वो उन्हें कहा जाता था जो अमीर परिवार के थे, जो अधिक भूमि उनके पास और पशु बहुत ज्यादा थे, और उनका समाज में दबदबा भी बहुत ज्यादा था, मतलब अन्य समान लोगों से। और अकाल की स्थिति कब होती, जब वर्षा ना हो। देखो जैसे कहा कि पशुपालन है तो भाई वर्षा नहीं होगी तो पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, दूसरी बात घास सूख जाएंगे, फिर पशु कैसे खाएंगे कुछ, और इसकी वजह से वहाँ लूटपाट तो बिल्कुल सामान्य बात हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मंगोल और तुर्की को जोड़कर 5वीं शताब्दी में चंगेज खान ने एक परिसंघ बना, मतलब उन दोनों को मिक्स कर दिया। और चंगेज खान का, और ये ऐसा संघ था ना जो चंगेज खान की मृत्यु के बाद भी स्थायी रूप से चलता रहा। और इसकी जो अगर सेना शक्ति की बात करें ना, तो चीन, ईरान और पूर्वी यूरोपियों से मतलब ना बिल्कुल किसी चीज में कम नहीं था, मतलब सैनिक बल में कम नहीं था। अगर लोह की बात करें, लोहे की उत्पादों की, तो ये कहाँ से, ये खासकर चीन से लाया करते थे मंगोलिया के लोग। ये जो चीन में गए लेके और उसके बदले में घोड़े, शिकार, जो भी इन्होंने शिकार किया उसका विनिमय कर। और लेकिन ये विनिमय बड़ी सावधानी से ये लोग
के लोग वो जो मंगोलिया के लोग थे ना, ये उनसे लूटपाट भी करने लग जाते थे कभी कभार। तो इसकी उसे देखते हुए ये जब समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो 8वीं शताब्दी में कि प्रजा की रक्षा हेतु तो चीनी शासकों ने चीनी जो शासकों तो इन्होंने किलेबंदी मतलब आसपास एक दीवार की घेरेबंदी करवाने का फैसला लिया। तो जो चीनी की महान दीवार है ना, वो इसी समय बनना शुरू हुई थी। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक है चंगेज खान के उपरांत मंगोल साम्राज्य। मतलब चंगेज खान तो 1227 में मर गया। फिर उसके बाद मतलब उसके शासनकाल या उसका विस्तार हुआ या कम हुआ, तो इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं या दो चरण में समझ सकते हैं। पहला चरण तो यह है 1236 से 1242 तक, जिसमें उन्होंने पोलैंड, हंगरी आदि को सफलतापूर्व अपने में मिला लिया और मतलब उस पर विजय प्राप्त कर ली। और दूसरा 1255 से 1300 में, जिसमें चीन, ईरान, इराक, सीरिया पर विजय पाई। और आपको पता है फिर ये 1207 तक 1260 तक को फिर उसके बाद कोई अभियान मतलब सैन्य अभियान होने ही बंद हो गए। फिर चीन के फिर उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ के अभियान बंद हो गए तो चीन वालों ने अभियान और तेजी से शुरू कर दिया। फिर वहाँ चीन के लोगों ने अभियान और तेज कर दिया। फिर अब चंगेज खान के तोलुई जो सबसे छोटे पुत्र थे, उसके वंशक मोके जैसे उनका राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने 1250 में ईरान में एक शक्तिशाली मतलब सैन्य अभियान छेड़ा। मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने अपने राज्याभिषेक के बाद। फिर यहीं तक ये टॉपिक है। उसके बाद है सामाजिक, राजनीतिक व सैनिक। वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक स्थिति कैसी थी, कैसे संगठन थे। तो इस टैपी क्षेत्र में की बात करें तो उस समय दशमलव पद्धति चलती थी। मतलब दशमलव पद्धति का मतलब होता है सेना को कुछ इकाइयों में बांट देना, जैसे 100, 1000 इकाइयों में बांट देना। और आपको पता है वहाँ की जो सेना थी ना, उनके सैनिकों के लिए भी बहुत सारे कानून थे, जैसे कि वो अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते। मतलब जब तक उन्हें कहा ना जाए या उन्हें जाना है तो उन्हें इजाजत लेनी, अगर इजाजत के बिना गए तो उन्हें दंड मिलता था खासकर। और जो फिर नई सेना इकाइयां बनी ना, वो चंगेज खान के 4 पुत्रों ने उसे संभाला और इसे नोयान कहा जाता है। और उसके अब चंगेज खान के 4 पुत्र कौन कौन के, पहला जिसे जोची कहा जाता है, जो कि सबसे प्रिय पुत्र था चंगेज खान का, जिसे बाद में रूसी स्टेपी क्षेत्र मिल गया मतलब शासन करने के लिए। फिर आता है चगताई को तुरान के कुछ स्टेपी क्षेत्र मिल गए। फिर तीसरा पुत्र आता है ओगुदई, जो चंगेज खान का उत्तराधिकारी था। मतलब इसके बाद चंगेज खान के बाद जो था ना, ओगुदई था, जो भी इसका नाम है अजीब सा। और इसे ना बाद में महान खान की उपाधि भी इसे ही मिली थी। और ये कराकोरम मतलब वहाँ की राजधानी में शासन कर रहा था। फिर तोलोए, ये इसका चौथा पुत्र, जो मंगोलिया पर अपनी मतलब मातृभूमि पर इसने शासन करा। फिर अब वहाँ एक बात आती है कि संदेश का क्या था। मतलब संदेश की इतना बड़ा राज्य, संदेश यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना तो वहाँ हरकारा पद्धति चलाई गई। इस पद्धति के अनुसार मतलब पशुओं के जरिए मतलब अब संदेश को पहुँचाया। तो पशुओं की तो जरूरत पड़ती थी, इसके लिए करते क्या था, पशुपालक जो लोगों से 10वां हिस्सा लेते, मतलब पशुओं का 10वां हिस्सा लेते, और इस कर को कुबकुर कहा जाता, कुबकुर। ठीक है। फिर अब बात आती है यात्रा भी तो कहीं से कहीं, और उस समय जैसे लूट मार की बात थी या कहीं ना कहीं शासकों को रोकना मतलब यात्रियों को रोक लिया, तो इससे बचने के लिए क्या एक पास बनाया गया। मतलब उस समय तब पास नहीं बोला जा सकता, सुरक्षा यात्रा पास, मतलब जैसे अभी के वर्ड में बोला, उस समय पता क्या बोले, मंगोल में जेरेस कहा जाता था, जेरेस। और इसे फ्रांस में पैजा कहा जाता, और इसे व्यापारी के कर के रूप में, बाज के रूप में इसे माना जाता, मतलब कर के रूप में। फिर हुआ क्या, 1270 में सुग्र वंश जो दक्षिण चीन को शासन करते थे, मंगोलिया में मिला, मतलब हरा के मंगोलिया में मिला दिया गया। और ये मतलब सुग्र वंश कौन है, ये आप चैप्टर 11 में आधुनिक का कुछ है चैप्टर, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे 1270। फिर 13वीं शताब्दी में भाइयों में ना, जैसे भाई लोग मैंने बताया कि 13वीं शताब्दी में उन भाइयों के बीच जो पिता ने उन्हें धन या जो भी चीजें उन्हें दी थी, उसे वो व्यक्तिगत करने की सोच है, जैसे कि ये जो भाई के पास है मैं उसे छीन लूं। ऐसे में क्या हुआ, तोलुई वंशकों के जो चीन में और
पर शासन करने लगे, चीन और इराक पर शासन करने लगे। ऐसे जोजी ने जो एक गठन निर्माण मतलब एक गठन करा था जिसका नाम था सुनहरा गिरोह, इसका गठन करा और रूस पर शासन करा और इस स्टेपी क्षेत्रों पर, जिसे आजकल तुर्किस्तान कहा जाता है। उसके बाद एक वर्ड आता है जिसका नाम है यास। इसे वहाँ के लोग यसाक लिखते थे और इसका मतलब था कानून। उसके बाद ये चंगेज खान ने एक कानून संहिता जारी करे, मतलब एक तरह की कानून थी, और इन्होंने 1206 में क्रितियाई जो सभा थी सरदारों की उसके